आई एम राइट नाउ इन पोरबंदर, महात्मा गांधी की इस जन्मभूमि पर। मेरे साथ में बैठे हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। महात्मा गांधी के विचारों के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और महात्मा गांधी का जीवन का मेरे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव है। ज़्यादा फक्र किस पे होता है कि वेटनरी को आपने एक अपना करियर बनाया या पॉलिटिकल को भी बनाया? महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन का अंतिम और उत्तम समाज को कोई प्रदान हो तो ये बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षण है। फाफड़ा जलेबी, गुजराती खिचड़ी, दबेली, खमन या फरसान या दाल ढोकली या रोटलो। आप किसके फैन रहे? हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, नयन मोगिया, अंशुमन गायकवाड़, जसप्रीत बुमराह या और कोई? पोरबंदर से जीतने के बाद सर घर कहाँ पे रखना चाहेंगे? पोरबंदर में या भावनगर में या दिल्ली में या यहाँ पे भी रखेंगे? लास्ट थिंग दैट यू वुड डू एंड फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू व्हेन यू विन फ्रॉम पोरबंदर, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे पोरबंदर आके सर? आज हेल्थ का जो बजट होता है बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक, वो कई लोग बोलते हैं कि स्पेंडिंग जो है इंडिया की सिर्फ 1.5 से 2% है। हमारे यहाँ हेल्थ है, व्यापार नहीं है। इंडिया में हेल्थ है, सेवा है, और सेवा भाव से हमें हेल्थ को देखते हैं। आई एम राइट नाउ इन पोरबंदर, महात्मा गांधी की इस जन्मभूमि पर। गर्व का विषय भी है क्योंकि मेरे साथ में बैठे हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। प्रधानमंत्री के बड़े करीबी भी हैं और 2012 से राज्यसभा एमपी भी रहे। लोकसभा इलेक्शन अब लड़ रहे हैं, पहले विधानसभा को चुनाव भी लड़ सके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इनकी रैलीज़ को जब से कवर कर रहा हूं और पिछले कुछ दिनों से चुनावी प्रक्रिया देख रहा हूं, तो चाहे वो पोरबंदर की ज़मीन हो, राजकोट की कुछ क्षेत्र मिले हों या जूनागढ़ के हों, एक मनसुख मंडाविया भाई पे एक ट्रस्ट फैक्टर है। उनसे समझते हैं वो ट्रस्ट फैक्टर उनके हेल्थ मिनिस्टर बनने से आता है या इसलिए क्योंकि वो गुजरात से इतने लंबे समय से जुड़े हैं। वेलकम टू दिस शो सर। मुझे आज बड़ा गर्व भी होता है कि पोरबंदर की उस जन्मभूमि में आपके साथ में मैं बैठा हूँ। आपका करियर मैंने इतने सालों से देखा, दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी जब से थोड़ी बहुत मुलाकातें हुई। You come across as someone who is very humble, down to earth, not arrogant minister, just like Prime Minister Modi has always taught and handpicked you. उन्होंने एक आप पे बड़ा एक ट्रस्ट दिखाया अपना हमेशा से। आपको इस जगह से लोकसभा का कैंपेन भी दिया। तो मैं सिर्फ आज ये समझना चाहता हूँ कि आज आपको कैसा लगता है पोरबंदर पे आके मनसुख भाई? आप एक बड़े ऑनेस्ट और बड़े हम्बल से कार्यकर्ता हमेशा नज़र आए। आज जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कितना अग्रेशन दिखाना पड़ता है और वो कितना डिफ़िकल्ट होता है? पहले तो मैं महात्मा गांधी के विचारों के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और महात्मा गांधी का जीवन का मेरे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव है जी। उसको देखते हुए महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैंने 150 किलोमीटर की गांधीयन थॉट बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जोड़ती हुई पदयात्रा की थी जी। और ये समय मेरा था महात्मा गांधी से वैचारिक दृष्टि से जोड़ना। और मुझे खुशी है, मेरा सद्भाग्य है कि मेरी पार्टी ने मुझे महात्मा गांधी की जन्मस्थली से सांसद के रूप में कर्म से भी जोड़ने का अवसर दिया। तो मुझे स्वाभाविक तौर पर खुशी हो रही है। दूसरा विषय है मुझे कैसी अनुभूति हो रही है। मेरा यहाँ की जनता का मेरे प्रवास के दरमियान मैंने प्रेम देखा, स्नेह देखा। जो मैं गांव-गांव गया, शहरी क्षेत्र में गया, दीकरियों के द्वारा मेरा कुमकुम तिलक से स्वागत करा गया। गांव में मैंने पदयात्राएं की, लाभार्थियों को मिला, कई लोगों से मेरा मिलना, व्यक्तिगत संपर्क हुआ, सामूहिक संपर्क हुआ। तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह से मुझे जनता ने प्यार दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बढ़ती जा रही है। जी। मनसुख भाई, मैंने आपका करियर फॉलो किया भावनगर से अभी तक, और जब मैं पोरबंदर के दौरे भी अभी कर रहा हूँ, कल जूनागढ़ की कुछ आपकी, क्योंकि 2 कंस्टिट्यूंसीज वहाँ पे विधानसभा भी आती हैं और 3 राजकोट की भी। तो कल रात को जब मैं उधर गार्डन में भी बैठा था तो लोगों से बड़ा, यहाँ पे एक कल्चर है कि लोग यहाँ पे वाइट कैप भी डाल के चलते हैं, बुजुर्ग लोग भी वो उसको लेगेसी मान के चलते हैं और कानों में बड़े बड़े गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी डालते हैं। तो जब उनसे गांव में बातचीत हुई
उन्होंने आप पे ऊपर एक बड़ा ट्रस्ट जाहिर किया और मोदी साहब पे भी। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है पोरबंदर में, वो मुझे हैरानगी इसलिए हुई क्योंकि एक समय पोरबंदर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो वो ट्रस्ट फैक्टर चेंज होने में कैसा लंबा लगा और आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप मोदी फैक्टर को और अपने ट्रस्ट फैक्टर को भी चेंज करेंगे, खासकर गांव वालों की अगर मैं बात करूं तो? ट्रस्ट फैक्टर दो वजह से है। मोदी जी 14 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो 25 साल तक उन्होंने गुजरात की सेवा की है। तो गुजरात की जनता मोदी जी को बहुत श्रद्धा भाव से देखती है और मोदी जी ने गुजरात के लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव करा। एक समय था जो पोरबंदर में ये जो जिस हाईवे पर हम पास हो रहे हैं जी, उसमें पोरबंदर की हद चालू होती है, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था। हाईवे जरूर दिखाइएगा तेजस्वी। बोर्ड लगा हुआ था जी ये बोर्ड कोई हटाने की हिम्मत नहीं करते थे जी। और बोर्ड में लिखा था कि गुजरात की हद यहाँ पूर्ण होती है, पोरबंदर की हद चालू होती है। ऐसी स्थिति यहाँ थी, माफियागिरी थी, लोग सलामत नहीं थे, प्राइमरी सुविधा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज वो गुजरात का एक अच्छा स्थान के रूप में, अच्छा डेस्टिनेशन के रूप में, अच्छा डिस्ट्रिक्ट के रूप में पहचाना जाता है। ये बदलाव हुआ है, उसका जनता में फील गुड है, खुशी है। आज सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार बिजनेस करते हैं, कोई थ्रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पोरबंदर में अच्छा बीच है, सी फ्रंट है, जी। डेवलप्ड हुआ है। जी बाहर के लोग भी आते हैं वहाँ घूमने के लिए। यहाँ के एग्रीकल्चर में इरिगेशन की व्यवस्था हुई। पहले समुद्र का पानी ज़मीन में अंदर घुस रहा था, उसको चैनल के द्वारा मीठा पानी भर के उसको रोका गया। तो ये सब हुआ है, उससे यहाँ के लोगों के जीवन में जो बदलाव हुआ जी ये बदलाव का फीलिंग है, एहसास है और इसलिए वो कनेक्ट होते हैं भाजपा से, कनेक्ट होते हैं मोदी जी से। तीसरी बात रही मेरी, मैं संगठन में सालों तक काम करा हूँ, बिल्कुल। ये क्षेत्र में भी मैंने बहुत कुछ घूमा है, तो मैं कार्यकर्ता से भली भांति परिचित था। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर हुई मनसुख मांडविया, ये कोई क्वेश्चंस नहीं था, तो जनता भी मुझे जानती थी। और जब मैं लोगों के बीच में जाने लगा तो जनता मुझे पहचानने लगी, जानती थी वो पहचान में कन्वर्ट हो गई। जी तो मेरा और जनता का जुड़ाव हो गया जी। और आप चुनाव में रिजल्ट में देखेंगे मैं यहाँ बहुत भारी वोटों से जीतूंगा। जी मनसुख भाई, मैं आपके करियर की पॉलिटिकल छोड़ के मिनिस्ट्री को भी मैं आपको पीछे जाऊं, फ्लैशबैक करूं। कोविड के दौर पे आपने वो काम करके दिखा दिया वैक्सीन्स को, चाहे वैक्सीन मित्र हो, प्रधानमंत्री की भले ही वो पॉलिसीज़ हों, लेकिन आपने भी बड़ी मैं तो खुद उसका एक बेनिफिशियरी रहा हूँ। मुझे याद है कि जब आपकी मिनिस्ट्री को हमने अप्रोच किया तो फटाफट से वो वैक्सीन जो हमें चाहिए थी वो अवेलेबल कराई आपने। तो ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आज हेल्थ का जो बजट होता है बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक, वो कई लोग बोलते हैं कि स्पेंडिंग जो है इंडिया की सिर्फ 1.5 से 2% है। तो क्या वो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आने वाले सालों में चाहे आप वो वाला मंत्रालय संभालें या और बाकी संभालें, बट यू वुड ऑल्सो लाइक टू इंश्योर दैट contribution to health also increases as far as other countries is concerned? देखो, उसमें सभी देश का हेल्थ का अपना अपना मॉडल होता है। कई देश अपने जीडीपी का 5%, 4%, 3%, 7%, 6% खर्च करते हैं। जी उनका एक हेल्थ का मॉडल होता है, इंश्योरेंस बेस होता है। इंडिया में हेल्थ का मॉडल अलग है। हमारे यहाँ हेल्थ है, व्यापार नहीं है। इंडिया में हेल्थ है, सेवा है, और सेवा भाव से हमें हेल्थ को देखते हैं। आज हमारी हेल्थ पॉलिसी है। हेल्थ पॉलिसी के तहत आज हम 1.9% हमारा जीडीपी का खर्च करते हैं। 2.5% तक ले जाना है जी वो हम ले जाएंगे। लेकिन ये 2.5% भी हमारी देश की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए इंडिया का मॉडल को हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये देश में 50%
हेल्थ एक्सपेंसेस चैरिटी से बियर हो जाता है। आपने देखा होगा कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा वहाँ 4-5 अस्पताल चैरिटी से नहीं चलती हो, नो प्रॉफिट नो लॉस से ना चलती हो। एक हमारे लिए एक दूसरा फायदा है। तीसरा, यहाँ डॉक्टर भी सेवा भाव से काम करने वाले आपको मिल जाएंगे। कोई एम्स में डॉक्टर रहा हो और वहाँ से वो रिटायर्ड कर जाए, कहीं तो इतना बड़ा नाम है जो कंसल्टिंग चार्ज 1 लाख रुपया लेना, तो 1 लाख रुपया देने वाले लोग उसको मिलेंगे, लेकिन वो टोकन में 1 रुपया लेके लोगों की सेवा करते हैं जी। तो सवाल कौन कितना जीडीपी का खर्च करते हैं नहीं है, सवाल है इंडिया का हेल्थ मॉडल क्या है। आपने कोविड क्राइसिस में देखा होगा, उस वक्त डेवलप्ड कंट्री को भी आपने कोविड मैनेज करते हुए देखा और जी। इंडिया को भी देखा। शुरुआती समय में दुनिया से मेरी बात होती थी तो दुनिया कहती थी कि इंडिया कैसे कोविड मैनेजमेंट करेगा, मोर्टेलिटी रेट बड़ा हाई होगा। अब बहुत डराते नहीं थे। मनसुख भाई, उसमें आपको ये भी बता दूं, मैं खुद पत्रकार, मैंने उस टूल किट को बड़ा एक्सपोज किया। हम बड़े निराश होते थे कि जिस कंट्री में कोविड को फाइट करने के लिए हमें वैक्सीन्स मिल रही हैं, हम वैक्सीन दूसरे देशों तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ की कोवैक्सीन और कोविशील्ड दुनिया के पुणे में और हैदराबाद से बन के आ रही है। मैं बड़ा गुस्से में रहता था ये देख के कि टूल किट में मौतें दिखाई जाती थी, लोगों के कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया जाता था और गलत पिक्चर्स को दिखा के ये फैलाया जाता था भ्रम कि इंडिया कोविड को टैकल नहीं कर रहा और इंडिया कोविड को नहीं संभाल पाएगा। तो उसको आप लोगों ने कैसे, हम तो चलो पत्रकारों ने, हमने उसको एक्सपोज किया और बड़े जुझारू पत्रकार बन के हम लोगों ने उसको एक्सपोज किया फियरलेसली, हम नहीं डरे टूल किट से। लेकिन आप लोगों ने वो मंत्री बन के कैसे उस चीज़ को एक्सपोज किया? हमने उसको बहुत समझदारी से, हमारी विरासत से प्रेरणा लेके मोदी जी ने कोविड को मैनेज करा। कैसे? दुनिया में डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आते थे, नर्स ड्यूटी पर नहीं आती थी, कानूनी कार्यवाही करनी पड़ रही थी। डेवलप्ड कंट्री की भी मैं बात कर रहा हूँ, एपोजिशन हो गई थी। तो मोदी जी ने उस वक्त घर में दिया जलाया कोरोना वॉरियर्स को सपोर्ट करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। ताली बजाई। विपक्ष उसकी टीका करते थे, वो एक बात थी। करेक्ट। ये करा, नतीजा ये निकला कि कई डॉक्टर्स ने, कई नर्स ने, कई पैरामेडिक स्टाफ ने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। पहली हमारी सफलता वहाँ से हुई। दूसरी, क्राइसिस की स्थिति में 2 चीज़ महत्वपूर्ण होती है, एक डिसीजन करना, दूसरा समय पर डिसीजन करना। तो हमारे पास डिसिसिव लीडरशिप थी। रात को 1 बजे हम कॉल करते थे, प्रधानमंत्री जी की ओर से डायरेक्शन मिलती थी। हम कोई दिक्कत में होते थे, हमें सुझाव मिल जाता था कि ये करो, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दुनिया से हम ऑक्सीजन लेके आए, ऑक्सीजन की खाली टैंकों को हवाई दल के हवाई जहाज़ में हमने ट्रांसपोर्ट करा। दुनिया के साथ उस वक्त सपोर्ट लेने की आवश्यकता हुई, सपोर्ट लिया, मदद करने की आवश्यकता हुई, दुनिया को मदद भी करा। कोवैक्सीन, आप कल्पना कर सकते हो, ये छोटी बात नहीं है। 9 महीने तक देश में 1.5 लाख सेशन डेली लगते थे। राइट। आपने कभी ये न्यूज़ नहीं सुना होगा कि वैक्सीन थे लेकिन वैक्सीनेटर नहीं थे। एक सेशन लगे तो 7 वैक्सीनेटर चाहिए। बिल्कुल। वैक्सीन और वैक्सीनेटर थे, वैक्सीन नहीं थे, कभी न्यूज़ नहीं आया। करेक्ट। कभी ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि वैक्सीन थे, वैक्सीनेटर थे, सिरिंज नहीं थी, निडल नहीं थी, इसलिए वैक्सीनेशन रुका, नहीं आया। एक इंडिया बेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकता है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सुबह में 9 बजे वैक्सीन निकलती थी हमारी कंपनियों से। ठीक है। देश में एक डैशबोर्ड उसको मैप करते थे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट नहीं जी डिस्ट्रिक्ट एकम था, कितना वैक्सीन पड़ा हुआ है। जी। हमारा डैशबोर्ड ही हमें बताते थे कि वो डेली कितना वैक्सीनेशन कर रहे हैं। राइट। उसको देखते हुए वहाँ कितना देना है 3 दिन के लिए स्टॉक के लिए, जी। वो हम उसको सप्लाई करते थे। ऐसा मैकेनिज्म बना के 9 बजे कंपनियों से निकलते थे हवाई जहाज़ में, रीजनल सेंटर पर जाते थे 12 बजे तक। 12 बजे से नीचे स्टेट में चले जाते थे 3 बजे। 5 बजे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे चले जाते थे। रात को 10-11 बजे वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंचता था। जब हमें वहां अलर्ट आती थी कि 1,50,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंच गया है,
कई बार 12 बजते थे, 1 बजते थे, 2 बजते थे, 3 भी बज जाते थे, जी। तभी हम सोने के लिए जाते थे। जी। ये सारा मैनेजमेंट राइट। ये बताता है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, राइट। दुनिया उस वक्त वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग कर रही थी। राइट। उस वक्त हम दुनिया को वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हम दुनिया को मेडिसिन पहुंचा रहे थे, और उस वक्त इंडिया में लॉकडाउन था, दुनिया में लॉकडाउन था। बिल्कुल। नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटें चल नहीं रही थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, डेली 7 से 8 फ्लाइट जी। इंडिया में लैंड करती थी केवल मेडिसिन लेने के लिए। और हमने जो हमारी भावना है ना, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा एथोज है, जी। उसको भी हमने चरितार्थ करा। जी। तो जो मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 से में कहा था रेड फोर्ट से कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, सहारा किसका लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। ये हमारी विरासत है, जी। ये दुनिया ने अनुभव करा, जी। और उसका नतीजा ये निकला कि लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने दावोस के में। लिए दावोस गया था। जी। जी, मुझे याद है। तो दावोस में गया, मेरी बिल गेट्स से मुलाकात अपॉइंटमेंट हुई। थी। तो हम और बिल गेट्स मिले। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी है, बिल्कुल। 2-3 कंट्री हो इतना वर्थ अकेला बिल गेट्स का है, एब्सोल्युटली। और वो बोलते हैं तो दुनिया में मैसेज बनता है। जी। तो उन्होंने मुझे कहा, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। ये जब कहा, दुनिया में न्यूज़ छपी, जी। तब हमें प्रमाण पत्र मिलता है कि हमने जी। जो कुछ करा जी। वो ठीक करा है। जी। और दुनिया आज अप्रिशिएट करती है कि इंडिया ने करके दिखाया, कोविड मैनेजमेंट करके एब्सोल्युटली। दिखाया। सर, मैं अगर मैं बात करूं कि आपके चुनावी यात्रा से पहले ही कुछ दिन पहले अर्जुन मोढवाडिया का आगमन हुआ भाजपा में। ऐसे नेताओं के आने से स्ट्रेंथ भी मिलती है, मुझे लगता है, भाजपा को। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या उनके आने से ही आपके लिए एक रेड कारपेट बन गया, या आपको लगता है कि भाजपा अपने आप में भी सक्षम थी कि पोरबंदर में हम जीत करेंगे ही करेंगे इस बारी हासिल, और बाईपोल्स साथ में हो गए तो एक एडिड बेनिफिट हो गया कि अब कांग्रेस से आने के बाद में उनके लिए भी इजी हो जाएगा भाजपा, क्योंकि वेव बीजेपी की चल रही थी तो उन्होंने इसलिए ज्वाइन कर लिया। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। जो लोग आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, कार्य, रीति नीति, पद्धति को एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा परिवार में जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे लोग मिल जाते हैं। अर्जुन भाई भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमने उसका स्वागत करा है और टिकट भी दी है, जी। और उससे हमारी शक्ति और बढ़ेगी। तो वैसे परिवार भावना से हम सभी को शामिल भी करते हैं और साथ में लेके आगे भी बढ़ते हैं। सर, मैं अगर दोबारा से आपके मेडिकल करियर को भी देखूं, आप एक खुद वेटनरी कोर्स डिसिप्लिन से आते हैं, और कहा जाता है कि जो वेटनरी डिसिप्लिन से होते हैं उनको स्वभाव पशुओं के प्रति और जानवर के प्रति और ह्यूमंस के प्रति सेम रहता है, क्योंकि बड़े इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। और मैं खुद भी बड़ा प्रेम करने वाला हूँ पशुओं से। तो आपको अपना जो वो करियर याद आता है, और उसके बाद गुजरात से पीएचडी भी आपने अब ले ली, तो आपको अपने आप पे फ़ख्र होता होगा। लेकिन ज़्यादा फ़ख्र किस पे होता है कि वेटनरी को आपने एक अपना करियर बनाया या पॉलिटिकल को भी बनाया? मैंने दोनों को मेरे कैरियर बनाए थे। मैं वेटनरी फील्ड में काम कर रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो जंगल में जाता था, चरवाहे लोग केटल, गाय, भैंस, भेड़िया सब रखते हैं। जंगल में उसके पास जाना, उसका इलाज करना, उसका एक सेटिस्फेक्शन होता था। मैं बहुत एंजॉय करता था। ये मैंने 3-4 साल करा। जी। बाद में मैं विधायक बन गया, तो पॉलिटिकल कैरियर में पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में मेरा एक क्षेत्र बदला। लेकिन ये मेरा एक कैरियर रहा। दूसरा, मुझे लगा कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन का अंतिम और उत्तम समाज को कोई प्रदान हो, तो ये बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षण है, बुनियादी शिक्षा है। तो ये बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने शुरू की, और उस शिक्षा से समाज में क्या प्रभाव होता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 50% तत्व
ये बेसिक एजुकेशन से मिलता है। सर तो ये एजुकेशन से दुनिया में, ये एजुकेशन से जो जिन्होंने ये एजुकेशन लिया है उसका राजकीय, सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा है उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। जी और इसलिए मैंने उस पर पीएचडी करा। पीएचडी करके मैंने उसका जो आउटपुट निकाला है वो एजुकेशन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी तो होगा। बड़ा रिसर्च किया होगा सर आपने उस टाइम पे गांधी पे भी? और मैंने बहुत डिटेल रिसर्च करा है, मेहनत करी है। मैं मंत्री होते हुए भी मैंने, ये मेरा रुचि का विषय था, तो एक एक घंटे हर दिन शाम को निकालता था और उसका अध्ययन करता था, लिखता था। और उसके बाद मैंने उसका जो आउटपुट निकाला है वो नहीं केवल इंडिया को, दुनिया को मदद करेगा। तो आपने सर फिर जब रिसर्च करी तो यू यूज्ड टू ट्रैवल विद इन गुजरात एज वेल? उसमें रिसर्च में जो बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वयं उसका जो स्टेट का संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, जी उसका अध्यक्ष हूँ। अच्छा तो उस नाते से भी मुझे बहुत हेल्प मिली। जी और डेटा कलेक्ट करने के लिए मेरा प्रत्यक्ष जाना ज़रूरी नहीं था, तो मेरी टीम बिहाफ ऑफ मी जाती थी, फॉर्म भरवाते थे, डेटा कलेक्ट करते थे। और जब मेरा ट्रैवलिंग हो तब मैं प्रत्यक्ष चला जाता था। तो ये सबको इकट्ठा करके मैंने थीसिस तैयार करा। लेकिन थीसिस भी स्टडी करने जैसा है। वो जो आने वाले दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डिस्कस होगी सर और हो रही है, सर वैसी स्थिति में ये जो गांधीयन थॉट बेस्ड एजुकेशन है वो कितना उपयोगी है, सर वो उससे लोगों को पता चलता है। सर आज अगर हम पोरबंदर की बात करें तो आपका इतना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा आपका मन कहाँ पे लगता है, राजकोट वाले हिस्से में, जूनागढ़ वाले में या पोरबंदर में? ये 3 डिस्ट्रिक्ट, सर उसमें पोरबंदर का 3 विधानसभा क्षेत्र, राजकोट का 3 विधानसभा क्षेत्र, पोरबंदर का 2 और जूनागढ़ का 2, कुल मिला के 7 विधानसभा क्षेत्र में ये लोकसभा सीट आती है। तो उसमें से सभी के पास मन लगाना होता है। उसमें एक विधानसभा क्षेत्र या एक डिस्ट्रिक्ट को लाइक करे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को लाइक नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सभी के प्रति मेरा जिम्मेवारी सेम रहेगी। All right, sir. Sir, we will end this interview with a rapid fire. We'll ask you a few questions on your favorite Gujarati food. फाफड़ा जलेबी, गुजराती खिचड़ी, दबेली, खमन या फरसान या दाल ढोकली या रोटलो? रोटलो इज़ माय ट्रेडिशनल फूड। ठीक है। सौराष्ट्र सर, से बिलोंग करता हूँ, सर तो सौराष्ट्र में रोटला, बाजरी का रोटला और सब्जी और मिल्क चलता है। सर गुजरात में बड़े क्रिकेट प्लेयर्स फेमस हैं। आज हार्दिक फेमस आपसे पूछूंगा, आप किसके फैन रहे हैं? हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, नयन मोगिया, अंशुमन गायकवाड़, जसप्रीत बुमराह या और कोई? मैं रविंद्र जडेजा का ज़्यादा फैन हूँ। मैं भी अच्छा लेग स्पिनर हूँ, अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं जो करता हूँ उसमें से मुझे कई चीज़ें उसमें दिखाई दे रही है। पोरबंदर से जीतने के बाद सर घर कहाँ पे रखना चाहेंगे? पोरबंदर में या भावनगर में या दिल्ली में या यहाँ पे भी रखेंगे? यहाँ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करूँगा वहाँ आना जाना रहना आवश्यक होगा। तो वहाँ भी मैं यहाँ भी रहने की व्यवस्था और करूँगा। सर व्हाट इज़ द लास्ट थिंग दैट यू वुड डू एंड फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू व्हेन यू विन फ्रॉम पोरबंदर? सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे पोरबंदर आके सर? पोरबंदर से चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम तो सभी जनता का आभार मानने का होगा। सर और डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और हम लोग ये परंपरा से निकले हुए हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन हमारी जो एज ए जनप्रतिनिधि हमारा दायित्व का निर्वहन करने के लिए कोशिश करेंगे। और सर मैंने देखा पोरबंदर बिल्कुल सैंडविच्ड है, एक तरफ भगवान कृष्ण द्वारका है तो महादेव है, तो आपको किसका आशीर्वाद मिला सर? दोनों का। So that was Mansukh Bhai Mandavia speaking to us in a very lighter vein, and he spoke very enthusiastically about his campaign. He seems to be, of course, very confident in this Gandhi land, and he also told us कि कितने उन्होंने समय निकाल के अपनी PhD भी करी। आज वो मनसुख मंडाविया वो मंडाविया साहब हैं जिन्होंने मंत्री पद संभालते हुए भी कोविड में लोगों की रक्षा भी करी, जान भी बचाई, और मोदी के कैबिनेट में प्रधानमंत्री के साथ में मिल के उन्होंने ये फिर से कैंपेन संभाली है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर स्पीकिंग टू अस सर।